हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे कोड फोर्सेस का। प्रॉब्लम नंबर सी, कोड फोर्सेस राउंड 900 टिप 3। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है एज एन इनपुट और हमें क्या आउटपुट देना है, इन सारे चीज़ों को हम वन नोट पे देखेंगे। और प्रॉब्लम का लिंक गाइस हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो तुम वहां से जाके प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। ठीक है। तो आओ देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है। तो जो हमारा पैटर्न रहता है बताने का, सबसे पहले इनपुट आउटपुट क्लियर करना है। ठीक है। तो इनपुट में हमें तीन इंटीजर दिया हुआ है, एन, के और एक्स। हमें क्या करना है ना, इस एन इंटीजर का मतलब है कि 1 to n इंटीजर्स हमारे पास प्रेजेंट है। हमें इस 1 to n इंटीजर्स में से एग्जैक्टली के इंटीजर सेलेक्ट करना है। और ये के इंटीजर्स वैसे होने चाहिए जिनका सम हमारा एक्स होना चाहिए। अगर हम एक्स सम का के इंटीजर्स सेलेक्ट करते हैं इसमें से, तो हमारा आउटपुट यस होगा अगर हम कर पाए तो, और अगर नहीं कर पाए तो नो होगा हमारा आउटपुट। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक्स सम बनाना है बाय चूजिंग के इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, 1 to n में से के इंटीजर सेलेक्ट करना है और उसका सम एक्स बनाने का कोशिश करना है। अगर हम बना पाते हैं एक्स सम तो हमारा आउटपुट होगा यस, और अगर हम नहीं बना पाएंगे तो हमारा आउटपुट होगा नो। तो इस प्रॉब्लम में हमें यही दिया हुआ है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 5, 3 और 10। ठीक है, 5, 3 और 10। तो n का वैल्यू है हमारा 5। n का वैल्यू है हमारा 5। ठीक है, k का वैल्यू है हमारा 3 और सम हमें बनाना है 10। तो 5, 4, 3, 2, 1, 1 to n में यही हमारे इंटीजर्स हैं प्रेजेंट। अब हमें तीन इंटीजर सेलेक्ट करके सम बनाना है 10। तो हम क्या करेंगे, 5 सेलेक्ट करेंगे, 3 सेलेक्ट करेंगे और 2 सेलेक्ट करेंगे। तो देखो इन तीनों का सम हमारा क्या हो गया, 10। तो यानी कि इस केस में हम 10 बना पाए तो आउटपुट होगा हमारा यस। तो तुम यहाँ से चेक कर सकते हो, इसका आउटपुट हमारा है यस। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक चीज देखो, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि नोट दैट द सम ऑफ एन ओवर ऑल टेस्ट केसेस में एक्सीड 2 × 10⁵ देखो अगर नहीं एक्सीड करता तब तो हम बिग ऑफ एन का सॉल्यूशन लिख लेते आसानी से एक लूप लगा करके। लेकिन ये एक्सीड कर जा रहा है, तो यानी कि हमको कुछ ऐसा सॉल्यूशन सोचना होगा जो कि कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हो। ठीक है। अब बिगो ऑफ एन वाला सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए सिंपल था, हम पीछे से मूव करते और हर एक इंटीजर को चेक करते। अगर मेरा एक्स ग्रेटर देन है इस वाले इंटीजर से, जिस भी इंडेक्स पे हम रहेंगे लूप के, जिस भी ith पॉइंट पे रहेंगे लूप के, हम चेक करेंगे कि क्या मेरा एक्स, एक्स क्या है, एक्स वो है जो हमें सम निकालना है। अगर एक्स मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है किसी भी ith वाले एलिमेंट से, तो हम क्या करेंगे, एक्स में से वो ith वाला एलिमेंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे वो तेरा ith वाले एलिमेंट को। लेट सपोज करो ये माइनस हो गया। ठीक है, अब माइनस कर लिए तो एक्स अपडेट हो गया मेरा। ठीक है, फिर अगेन जो है तुम्हारा नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा, फिर वही चीज चेक करेंगे कि क्या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो हम उस वैल्यू को जितना भी उस ith पोजीशन पे रहेगा उसको घटाएंगे। ठीक है, और अगर एक्स मेरा छोटा हो जाएगा कोई भी ith वाले से, तो उस केस में हम कंटिन्यू कर जाएंगे, यानी कुछ भी नहीं करेंगे। तो एक बार हम इसे दिखा देते हैं तुम्हें ताकि ये भी क्लियर हो जाए तुम्हारा। जैसे 10 वाला ही एग्जाम्पल जो अभी हमने ऊपर देखा उसी वाले पे हम लोग ड्राई रन एक बार कर लेते हैं। ऑल्दो ये सॉल्यूशन तुम्हारा सबमिट नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया दे देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो 5, 4, 3, 2, 1 ये है हमारा, और हमें तीन इंटीजर जो है सेलेक्ट करना है। ठीक है, तीन इंटीजर जो है हमें सेलेक्ट करना है। तो हम जो है पीछे से चलेंगे और चेक करते जाएंगे। ठीक है, हर एक एक्स एक्स मेरा जो भी होगा वैल्यू, ठीक है, हम चेक करेंगे क्या ये बड़ा है। अगर एक्स मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है किसी भी ith वाले से, तो हम एक्स में से उतना घटा देंगे। ठीक है, और इस तरह कर करके मूव करते चल जाएंगे। तो इस तरह से मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ऑल्दो ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन रहेगा, तो ये हमें उतना नहीं देखना है। ठीक है, तो अब हम मेन बात करते हैं तुम्हारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो कि कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होगा, जो कि इस वाले क्वेश्चन के लिए, जो कि इस वाले क्वेश्चन में पास करेगा। ठीक है, तो चलते हैं मेन लॉजिक की तरफ।
अब तुम देखो यहाँ हमें 1 to n इंटीजर्स दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 सो ऑन करते करते हमारा n इंटीजर्स है, और हमें इसमें से k इंटीजर्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर मान लो अगर हम k इंटीजर सेलेक्ट करते हैं, ऐसा k इंटीजर सेलेक्ट करते हैं जिसका सम मिनिमम हो, तो उस केस में हम कौन सा k इंटीजर्स लेंगे? तो शुरुआत से जो k इंटीजर्स मिलेगा वही लेंगे, यानी कि 1 to k। अगर हम इन इंटीजर्स को लेंगे ना तो मेरा मिनिमम सम आएगा। ये एग्री करते हो? क्योंकि मिनिमम हम सारा जो है मिनिमम एलिमेंट को लिए हैं, जो के तक जो मिनिमम एलिमेंट है उन्हीं को हम सेलेक्ट किए हैं, तो उनका सम हमारा ओवरऑल बाकी तुम कोई भी एलिमेंट लोगे उससे कम होगा। तो ठीक है, तो मिनिमम सम मेरा कितना आ जाएगा? अगर 1 to k एलिमेंट लिए हैं तो k इंटू के प्लस 1/2। अब ये नॉर्मल एपी है, अगर 1 2 3 अप टू के एलिमेंट दिया रहता है तो मेरा सम क्या होता है? तो टोटल एलिमेंट कितना है? k। फिर फर्स्ट टर्म हम लोग लिखते हैं 1, प्लस हम लोग लास्ट टर्म करते हैं जो कि k, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है। तो यानी कि मिनिमम सम मेरा कितना बन गया? अगर हम k एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो ऐसे के एलिमेंट है जो कि मिनिमम सम बनाए, तो मिनिमम सम मेरा कितना बनेगा? फर्स्ट के इंटीजर्स को सेलेक्ट कर लो और उनका सम हमारा मिनिमम सम होगा, तो के इंटू के प्लस 1/2। तो ये तो एक चीज हम निकाल लिए कि मिनिमम सम मेरा कितना आया। अब अगर बोले तुमसे कि मैक्सिमम सम कितना होगा, तो तुम एकदम डायरेक्ट बोल दोगे कि मैक्सिमम सम तब आएगा जब हम पीछे से के एलिमेंट को सिलेक्ट करें। ठीक है, अप टू सो ऑन करते हुए इस तरह से अगर हम पीछे से के एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा डेफिनेटली है कि मैक्सिमम सम देगा। ठीक है, ये एग्री करते हो तुम? ठीक है, तो अब ये मैक्सिमम सम भी निकाल लेते हैं कितना आ रहा है मेरा। तो मैक्सिमम सम का वैल्यू क्या होगा? अगेन ये मेरे पास टोटल के एलिमेंट होंगे, तो सबसे पहले हम लोग के लिख दिए। ठीक है, अब सम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मेरा एन है और लास्ट टर्म मेरा ये है एन माइनस के प्लस 1, और लास्ट में डिवाइड बाई 2। तो यानी ये वैल्यू कितना आ गया? ये वैल्यू आ गया k इंटू 2n - k+1/2। ठीक है, तो मेरा मिनिमम सम और मैक्सिमम सम पता चल गया। अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ ना, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन में हमें सम बोला है चेक करने के लिए वो x था। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये x का वैल्यू मैक्सिमम सम और मिनिमम सम के बीच में अगर है, ठीक है, मिनिमम सम के अगर बीच में है, तो मेरा आंसर ऑलवेज यस यस होगा। ठीक है, तो मतलब मेरा कोड अब बस इतना सा ही है कि हम पहले मिनिमम सम निकाल लिए, फिर हम मैक्सिमम सम निकाल लिए। अब हम बस ये कंडीशन चेक कर लेंगे कि क्या मेरा एक्स मिनिमम सम और मैक्सिमम सम के बीच में है। अगर है तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, तो ये तो हो गया बात। अब भाई इसको थोड़ा सा हम लोग प्रूफ कर लेते हैं लॉजिकली कि ये सही क्यों है। ठीक है, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं हम। कोई भी चीज हमें रटना नहीं है, हर चीज में कंसेप्ट को क्लियर रखना है। ठीक है, तो देखो हमारा क्या था? 1 2 3 4 सोन करते हुए k+1 सोन करते हुए n इंटीजर्स थे। ठीक है, तो मिनिमम सम हम निकाले थे तो वो आया था मेरा k इंटू के प्लस 1/2, यानी कि शुरुआत के जस्ट हमने k इंटीजर सेलेक्ट किए। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। तो मिनिमम सम मेरा निकल गया। अब बताओ तुम, अगर तुमसे कोई बोलेगा कि मिनिमम सम प्लस 1, ये कैसे निकलेगा? मिनिमम सम तो निकल गया, मिनिमम सम प्लस 1 कैसे निकलेगा? तो तुम क्या करोगे? तुम कोई सा भी एक इंटीजर को यहाँ से हटा दोगे, जो 1 to k जो तुमने इंटीजर सेलेक्ट किया था उसमें से कोई भी एक इंटीजर को तुम हटा दिए। ठीक है, सॉरी, कोई भी एक इंटीजर नहीं, एक सेकेंड। ठीक है, तो तुम्हारा मिनिमम सम तो ये था k इंटू के प्लस 1/2। अब हम तुम्हें बोले कि क्या तुम मिनिमम सम प्लस 1 जनरेट कर सकते हो? ठीक है, और ये चीज इंश्योर किया हुआ है कि मिनिमम सम प्लस 1 लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है तुम्हारा मैक्सिमम सम से। ये चीज मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। तो क्या तुम मिनिमम सम प्लस 1 बना सकते हो? तो डेफिनेटली तुम बना सकते हो। तुम क्या करोगे? के को रिप्लेस कर दोगे k+1 से, यानी कि तुम 1 2 3 अप टू के ले रहे थे, तो 1 2 3 4 अप टू k-1 तक लो, फिर k को छोड़ दो, k+1 को ले लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा सम क्या होगा ना, मिनिमम सम प्लस 1 बन जाएगा। अब अगर फिर तुमसे कोई बोले कि मिनिमम सम प्लस 2 तुम बना सकते हो क्या?
मिनिमम सम प्लस टू तुम बना सकते हो, ऑल्दो ये भी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम सम से कम है। क्या तुम बना सकते हो? तो यहाँ डेफिनेटली एक इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अगेन के प्लस वन को ना लेकर के के प्लस टू को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से तुम चेक करोगे कि तुम वो सारा सम क्रिएट कर सकते हो जो कि तुम्हारा मैक्सिमम सम और मिनिमम सम के बीच में है, जो कि तुम्हारा मैक्सिमम सम और मिनिमम सम के बीच में है। और अगर मेरा सम इससे बाहर का है, यानी मैक्सिमम सम प्लस, लेट सपोज करो मैक्सिमम सम प्लस वन अगर मेरा एक्स का वैल्यू है, ठीक है, जो कि मेरा इस रेंज से बाहर का है, तो ये तुम नहीं जनरेट कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए तुम्हारा कोई ऐसा इंटीजर नहीं मिलेगा इस तरह के प्लस वन और के प्लस टू टाइप का, जो कि तुम्हारा फिर अगेन ये सम दे पाए, क्योंकि ये भाई मैक्सिमम सम ही मेरा लास्ट था, जो कि मैक्सिमम था, तो अब उससे ज्यादा तो तुम नहीं बना सकते हो, तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या यहाँ से हमें पता चला कि हम हमारा एक्स का वैल्यू अगर मिनिमम सम और मैक्सिमम सम के बीच में है, तो हम सारा का सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। और वो हमने ऐसे चेक किया कि मिनिमम सम अगर मेरा ये है और मुझे मिनिमम सम प्लस वन निकालना है, तो मैंने कुछ नहीं किया, के को हटा करके जस्ट के प्लस वन को यूज कर लिया, तो ये वाला मेरा बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि यहाँ देखो के था, तो के में एक बढ़ गया, तो के प्लस वन हो गया, तो यानी सम मेरा ऑलरेडी जितना मिनिमम सम था उसमें एक का इंक्रीमेंट आ गया, तो यानी कि मिनिमम सम प्लस वन बन गया। अब इसी तरह मिनिमम सम प्लस टू भी बन जाएगा। अब टू सो ऑन, जितना मैक्सिमम सम है वहां तक हम कुछ भी बना सकते हैं। तो ये मेरा था इसका लॉजिकल प्रूफ। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा कि क्यों हमने ऐसा कंडीशन लिखा। तो अब बस हमें कुछ नहीं करना, अब हमें ये मिनिमम सम लिखना है और मैक्सिमम सम लिखना है, और जस्ट कंपेयर करना है, और ये क्वेश्चन हमारा खत्म। ठीक है, तो इसे कोड कर लेते हैं हम। टेस्ट केसेस मैंने ऑलरेडी ले रखा है, अब मुझे तीन इंटीजर लेना है, एन, के और एक्स। ठीक है, तो ये हम सी इन कर लेंगे। एन के एक्स मेरा आ गया। अब हम मिनिमम सम निकालेंगे। मिनिमम सम मेरा क्या हो जाएगा? मिनिमम सम जो हमने यहाँ देखा था, मिनिमम सम था हमारा के इंटू के प्लस वन बाई टू। तो इसे हम लिख लेंगे के इंटू के प्लस वन बाई टू। अब हमारा मैक्सिमम सम हम लिख लेंगे। मैक्सिमम सम का वैल्यू कितना था? एपी से हमने निकाला था, ये देखो ये रहा, के इंटू टू इंटू एन माइनस के प्लस वन बाई टू। के इंटू टू इंटू एन माइनस के प्लस वन, और इसको भी पूरे को ब्रैकेट में हम ले लेते हैं, प्लस वन बाई टू। ठीक है, डिवाइडेड बाई टू। तो ये हो गया मेरा मैक्स सम। ठीक है, एक ब्रैकेट है हमें इससे, हाँ। तो ये हो गया मेरा मैक्स सम। अब हमें जस्ट चेक करना है कि अगर मेरा एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है मीन सम के, एंड एक्स का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू है अगर मैक्स सम के, तो मेरा आंसर ऑलवेज जो है यस होगा। ठीक है, वरना अगर ऐसा नहीं है, तब तो भाई हम बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उस रेंज में है ही नहीं सम। तो मेरा आंसर डेफिनेटली नो होगा। ठीक है, तो जस्ट हमने ये कंपेयर कर लिया। अब एक बार इसे रन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये गिवन टेस्ट केस पास कर गया, एक बार सबमिट कर लेते हैं। तो इसे सबमिट किया है हमने। ठीक है गाइस, तो ये एक्सेप्टेड। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखोगे तो कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ केवल इंटीजर्स डिक्लेयर कर रखा है, तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस तुम्हें समझ में आया होगा हमारा एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना। सो थैंक यू गाइस।